आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोंगोडीबी को, एक ऐसा डेटाबेस जो कि टाइम के साथ कुछ ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है। और पॉपुलैरिटी गेन करे भी क्यों ना, इसको यूज़ करना इतना आसान है, इतना वाइडली यूज़ होता है इंडस्ट्री में और यार मज़ा आता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है यार, मैं जब पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में मोंगोडीबी, मज़ा आता है। एज अ जावास्क्रिप्ट पर्सन अगर आप लोग लिखते हैं मोंगोडीबी में तो आपको ऐसा लगता है यार मैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस के साथ डील कर ही नहीं रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोग सीक्वल में काम करते हैं, स्कीमा परेशान करेगा आप लोगों को फॉरेन कीज की टेंशन, उसके बाद आप लोगों को इतने सारे एरर्स मिलेंगे अगर आप लोगों को डेटाबेस नहीं आता है ऑब्वियसली तब। बट एज अ जावास्क्रिप्ट पर्सन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर आपको मोंगोडीबी बड़े आराम से आ जाएगा। क्या मोंगोडीबी जो है प्रोडक्शन ग्रेड डेटाबेस है भी कि नहीं? तो इसका जवाब है हाँ यार है, एक बहुत बढ़िया डेटाबेस है, प्रोडक्शन ग्रेड डेटाबेस है और इतना बेहतरीन डेटाबेस है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोडक्शन में मोंगोडीबी को इस्तेमाल करती हैं। मोंगोडीबी के साथ आता है कॉम्पस जो कि आप लोगों को जीयूआई के फॉर्म में डेटाबेस के साथ डील करने में मदद करता है। और उसके बाद डेटाबेस ऑन द क्लाउड जिसको मोंगोडीबी एटलस बोलते हैं मोंगोडीबी के इकोसिस्टम में। क्या मोंगोडीबी है, क्या मोंगो है, क्या मोंगोडी है, क्या मोंगो कॉम्पस है, क्या मोंगो एटलस है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं जितने भी सारे कमांड्स हैं उनकी चीट शीट देने वाला हूँ कि यार आप कभी भी अपनी लाइफ में अगर मोंगोडीबी इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को करना है सिंपल कॉपी एंड पेस्ट और आप लोगों का काम हो जाएगा, बिलीव मी। तो बिना किसी देर के चलते हैं कंप्यूटर के अंदर। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को मोंगोडीबी को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इंस्टॉलेशन के बाद आप लोगों को कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को मोंगो और मोंगोडी में क्या डिफरेंस है। और ये समझ रखना बहुत ज़रूरी है, बस एक बार का एफर्ट है, मेरी बात को सुन लो। सुनने के बाद आप लोग मोंगोडीबी अपनी ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं कर सकता। मोंगोडीबी आपको इतना सीमलेसली इस्तेमाल करोगे आप लोग। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग लाइक करके नीचे कमेंट में लिख दें दिस मोंगोडीबी कोर्स इज हेल्पफुल। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह के और कोर्सेज में लेकर आऊं, जरूर करना कमेंट अगर आप लोगों को लगता है और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं अपनी मोंगोडीबी जर्नी को। सो गाइस यहाँ पर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और अब हम यहाँ पर मोंगोडीबी के बारे में एक एक चीज़ देखेंगे। ये देखेंगे कि किस तरह से मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर और उसके बाद किस तरह से हम लोग कलेक्शंस बनाएंगे, किस तरह से डेटा को डालेंगे इस डेटाबेस के अंदर और यार इस्तेमाल क्यों करते हैं मोंगोडीबी को। जल्दी से सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि मोंगोडीबी जो है वो क्या है, क्यों मोंगोडीबी एग्जिस्ट करता है। तो ये डॉक्यूमेंट डेटाबेस डिज़ाइन फॉर ईज ऑफ डेवलपमेंट एंड स्केलिंग। तो यहाँ पर क्या है कि बड़े आराम से आप लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि आप अपनी अलग अलग रोज़ में अलग अलग कीज़ ऐड कर सकते हैं। आगे बात करेंगे उसकी। जब भी आप सीक्वल डेटाबेस यूज़ करते हो, रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करते हो जैसे माई सीक्वल, तब क्या होता है कि जो RDBMS होता है वहाँ पर आप लोगों को एक स्कीमा फॉलो करना पड़ता है कि यार जो जो कॉलम्स हैं वो डेटा आप लोगों को डालना पड़ता है रोज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है मोंगोडीबी। ठीक है, इंट्यूटिव होता है, इजी टू यूज़ होता है। 2 एडिशन है इसके, कम्युनिटी एडिशन भी है और पेड वर्जन भी इसका आता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ तो अच्छे से बता सकता हूँ कि यार कम्युनिटी एडिशन बहुत पावरफुल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एंटरप्राइज एडिशन में कुछ नहीं मिलता है, बट कम्युनिटी एडिशन इसका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि जो इसका फ्री वर्जन है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये बात जो है इसके बारे में कि यार इसका फ्री वर्जन इतना बढ़िया है, इसको बहुत अच्छा बनाती है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि मोंगोडीबी के स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा फंसते हैं और उनमें से एक चीज़ है मोंगो और मोंगोडी में डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप लोगों को मोंगो और मोंगोडी में डिफरेंस बताऊँगा, बहुत ही क्विक डिफरेंस यहाँ पर बताऊँगा। तो मोंगो जो होती है वो कमांड लाइन शेल होती है जो कि एक मोंगोडी इंस्टेंस से कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर आप लोग अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं बहुत ही देसी भाषा में बताता हूँ इस बात को। जब भी आप मोंगोडीबी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो एक तो मोंगो डेमन होता है और ये जो मोंगो डेमन है, मोंगोडी जिसको कहते हैं, वो क्या है, वो होस्ट प्रोसेस है। यानी कि ये जो प्रोसेस होती है वो एक्चुअल में डेटाबेस होता है, वो एक्चुअल में डेटाबेस का काम करती है, सारे के सारे ऑपरेशंस को संभालती है, हार्डवेयर को इस्तेमाल करती है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। और मोंगो जो होती है वो एक शेल होती है, कमांड लाइन शेल होती है जिससे आप लोग कमांड देते हैं और वो कमांड आप इशू करते हैं मोंगोडी को। तो अगर आप लोगों ने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन या C में काम किया है तो आप मोंगोडी को कुछ ऐसा समझ लो कि मोंगोडी एक कंपाइलर टाइप का है। मैं एग्जैक्टली कंपाइलर है नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही रफ एनालॉजी में आपको बता रहा हूँ। मोंगोडी जो है कुछ
एक तरह से आप कह लो जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं, मोंगोडी कुछ उस तरह से आप लोग कह सकते हो है। और मोंगो में हम लोग क्या करते हैं, कमांड्स इशू करते हैं। तो मोंगो जो है वो प्रोग्राम की तरह है, कुछ ऐसा समझ लो। यहाँ पर हम लोग मोंगो को बताएंगे कि यार ये वाला जो है डेटाबेस बना दो, ये वाला डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर दो इस कलेक्शन में, ये वाला जो है कलेक्शन ऐड कर दो इस डेटाबेस में। अब ये टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कलेक्शन और डेटाबेस, तो आपको मालूम होगा शायद, बट ये जो कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी अगर मैं आप लोगों के सामने यूज़ करूँ और आप एक बिगिनर हैं, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में मोंगोडीबी नहीं देखा है, तो यार डेफिनेटली आपको कन्फ्यूज़ करेगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कन्फ्यूजन तो होता है। और उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यार ये वीडियो मैंने बनाया है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मोंगोडी और मोंगोडीबी के मोंगो और मोंगोडी के डिफरेंस को समझने के बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और थ्योरी, एज अ पार्ट ऑफ थ्योरी हम लोग समझेंगे कि जो डेटाबेस है, कलेक्शन है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो मोंगो और मोंगोडी तो आपको समझ में आ गया कि मोंगोडी होती है एक्चुअल प्रोसेस होती है जो कि काम करती है डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने में, और मोंगो एक कमांड लाइन शेल होती है जिसको हम कमांड्स इशू करते हैं कि यार ये कर दो, वो कर दो, और एक्चुअल में कौन करता है, मोंगोडी। तो दो प्रोसेसेस रन करना ज़रूरी है, एक मोंगोडी और एक मोंगो। मोंगो कमांड इशू करने के लिए और मोंगोडी उस कमांड का एक्शन लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ूँ और आप लोगों को कंपेयर करवाऊँ मोंगोडीबी को माईसीक्वल से, तो आप लोगों के लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान बन जाएगा। और मैं ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आसान बन जाए आप लोगों के लिए। तो यार सबसे पहले मैं बात करूँगा एक्सेल की। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मैं बात करूँगा, जिसमें कि एक वर्कबुक होती है। वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं, शीट्स में रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और MS एक्सेल को आप डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह सीक्वल डेटाबेस होता है। आप लोग अगर सीक्वल डेटाबेस को नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप माईसीक्वल जैसे डेटाबेस पे अगर आप काम करते हैं तो वो ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें कि डेटाबेस होता है। डेटाबेस क्या करता है, आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ता है जो कि टेबल्स को होल्ड करता है। टेबल्स के अंदर इंटर्न क्या होता है, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, लेकर चलता हूँ PHP माई एडमिन में और जल्दी से दिखा देता हूँ एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम PHP माईसीक्वल का जो इंटरफेस होता है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। यहाँ पर मैंने XAMPP इंस्टॉल किया हुआ है। ये क्या है इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, लेकिन जल्दी से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर PHP माई एडमिन को खोल लेंगे। और ये PHP माई एडमिन क्या होता है ये भी आप लोग अभी मत समझो, बस बेसिकली मैंने यहाँ पर माईसीक्वल इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ PHP माई एडमिन टेबल को। तो क्या है कि PHP माई एडमिन नाम का एक डेटाबेस है, इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं। टेबल्स के अंदर क्या है, रोज और कॉलम्स होते हैं। देखो ये यहाँ पर कॉलम्स है, इसमें कुछ अभी है नहीं, बट यहाँ पर देखो रोज और कॉलम्स है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को अपना यहाँ पर माईसीक्वल दिखाऊं और इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को ये DB दिखाऊं, तो यहाँ पर देखो ये हमारे कॉलम्स हैं, ये हमारी रोज है, यानी कि डेटा है। और डेटा जब भी मैं डाल रहा हूँ तो मुझे सारी फील्ड्स को जो है फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं कोई फील्ड ऐड नहीं कर सकता। ये होता है हमारा एक स्कीमा पर आधारित जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है। लेकिन मोंगोडीबी में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी की एडिशनल फील्ड्स भी डाल सकते हो, कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है आप लोगों को। वापस आते हैं उसी डिस्कशन पर अब, जहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार ये जो हमारा डेटाबेस होता है वो मोंगोडीबी में भी डेटाबेस ही कहते हैं उसको, डेटाबेस ही होता है। बट टेबल्स जो होती हैं उसका एक स्पेशल सा नाम है मोंगोडीबी में, और वो है कलेक्शंस। कलेक्शन के अंदर होते हैं डॉक्यूमेंट्स। जिस तरह से टेबल के अंदर रोज होती हैं हमारी, जिस तरह से हमारे एक्सेल के अंदर रोज होती हैं, आप कह लो कि हमारी एक पूरी वर्कबुक होती है। वर्कबुक को आप डेटाबेस समझ लो। जो हमारी एक्सेल की शीट्स होती हैं उसको आप समझ लो वो टेबल्स होती हैं, और उसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह से सीक्वल जो होता है, सीक्वल में डेटाबेस टेबल्स, रोज और कॉलम्स होती हैं। मोंगोडीबी के अंदर क्या होता है, डेटाबेस तो डेटाबेस ही होता है, टेबल्स की जगह पर कलेक्शंस होती हैं। कलेक्शंस क्या होती हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में काम नहीं किया तो शायद आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं मालूम हो क्या होता है, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर आपने पाइथन में काम किया तो की वैल्यू पेयर डिक्शनरी जो होती है उसकी तरह होता है। अगर जावास्क्रिप्ट में काम किया है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं किया है तो रिलैक्स यार, यहाँ पर नेम जो है वो यहाँ पर लिख दिया, कॉमा लगाया, एज यहाँ पर लिख दी, कॉमा लगाया, बिल्कुल इतना ही होता है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। ये इंटरनली बीसॉन यूज़ करता है जो कि जेसन से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, और इसके बीसॉन के इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है जो बीसॉन होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है जेसन के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, ये पूरी एक कलेक्शन है जिसमें 1 2 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैं ऐड कर सकता हूँ, और जो हमारी कलेक्शन होती है वो टेबल की तरह होती है, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे जो कि बीसन फॉर्म में स्टोर होते हैं
वो रोज़ की तरह होते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारी एक तरह से आप रो समझ लो जिसमें ये सारे के सारे कॉलम फिल किए गए हैं। कुछ ऐसा समझ लो आप, अगर मैं आपको माई सीक्वल में दिखाऊं इस चीज़ को तो यहाँ पर जो है नेम, एज, स्टेटस और ग्रुप्स कुछ इस तरह से फिल किए गए हैं। ये हमारी एक रो बन गई, फिर ये दूसरी रो बन गई, ये तीसरी रो बन गई। लेकिन यहाँ पर जब हम मोंगोडीबी में काम करते हैं तो हम ना ही तो टेबल्स बोलते हैं, ना रोज़ बोलते हैं, ना कॉलम्स बोलते हैं। हम बोलते हैं कलेक्शंस, हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, हम बोलते हैं फील्ड्स। ये तीन चीज़ों की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मोंगोडीबी काउंटर पार्ट्स टू रिलेशनल डेटाबेसेस, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये एक डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर अगर हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर घुसें तो आप लोग देखो एक डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर है नेम, एज, स्टेटस और ग्रुप्स, एक एरे है जो कि कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है, और यहाँ पर इसको हम फील्ड कहते हैं, नेम, एज, स्टेटस और ग्रुप्स को, और ये वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैं कहूँ कि फील्ड की, इस फील्ड की ये वैल्यू है, तो आप लोग समझ जाना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ इस फील्ड की ये वैल्यू है तो इसका मतलब ये जो है फील्ड इसको बोलते हैं, और ये जो है इसको वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड और वैल्यू जब भी बोलूँ मैं तो आप समझ जाना मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, और मैं कलेक्शन बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं टेबल्स की बात कर रहा हूँ। जब मैं डॉक्यूमेंट्स बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं यहाँ पर एक यूनिट ऑफ डेटा इनसाइड अ टेबल की बात कर रहा हूँ, यानी कि इनसाइड अ कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप मोंगोडीबी में काम करते जाएंगे, आप ये चीज़ को ड्रॉप करके ये टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर देना, डेटाबेस कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, फील्ड्स। पहले क्या करते थे हम, अगर सीक्वल में काम करते हैं आप लोग, या अगर आप लोग एक्सेल वगैरह में काम करते हैं तो शायद आप लोगों को डेटाबेस, टेबल्स, रोज, कॉलम्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और इसीलिए डायग्राम दिया है मैंने ताकि आप लोगों को क्लैरिटी बनी रहे और आप लोगों को समझ में आए। अब यार काफ़ी थ्योरी हो गई, इनफ थियरी। अब चलते हैं मोंगोडीबी को इंस्टॉल करते हैं। मोंगोडीबी को इंस्टॉल करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मोंगोडीबी कॉम्पस क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें अभी के लिए आप लोग को बहुत ओवरवेलम करेंगी, आपको लगेगा यार पता नहीं क्या हाई फाई चीज़ें, लेकिन बड़ी सिंपल चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। चलते हैं यहाँ पर जल्दी से गूगल क्रोम में, और वहाँ पर हम लोग मोंगोडीबी को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से नई टैब खोल दूंगा, इसको बंद करूंगा, लिखूंगा इंस्टॉल मोंगोडीबी, और यहाँ पर आप लोग देखो इंस्टॉल मोंगोडीबी लिख कर आ गया है। मुझे यहाँ पर मोंगोडीबी कम्युनिटी इंस्टॉल करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया मोंगोडीबी कम्युनिटी पर, गेट मोंगोडीबी पर क्लिक करूंगा ऊपर। अब मुझे यहाँ पर चाहिए मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर, तो मैं सॉफ्टवेयर पे ओवर किया तो कम्युनिटी सर्वर मिल गया। विंडोज़ में मैं हूँ, डाउनलोड कर लूँगा इसको, ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा इसको ओपन कर लूँगा। तो मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर शायद हम सर्च करते हैं अगर इंटरनेट पर तो हमें डायरेक्टली ये पेज मिल जाता। मिलता क्या, मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर अगर मैं लिखूं तो क्या हम यहाँ पर सीधे आ रहे हैं? हाँ, हम इस पेज पर डायरेक्टली पहुँच रहे हैं, विच इज़ गुड। बट अगैन हम लोग घूम घाम के पहुँच गए, और हो सकता है ये पेज की जो लोकेशन है वो चेंज हो जाए। तो यार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना तो आप लोग को आना चाहिए, क्या चीज़ कहाँ पर है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर। कम्युनिटी सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी सर्वर जो है वो फ्री है, ठीक है। एंटरप्राइज वर्जन पेड होता है, एंड ऑब्वियसली उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। चलो यार ये तो हो गया डाउनलोड, इसको रन करते हैं जल्दी से। और यहाँ पर आप लोग देखो कि वेलकम टू मोंगोडीबी, स्वागत किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसको पढ़ लेना, मैं भी पढ़ लेता हूँ, पढ़ लिया, नेक्स्ट। अब यहाँ पर कंप्लीट हम लोग इंस्टॉल करेंगे सारे फीचर्स को। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इंस्टॉल मोंगोडी एज अ सर्विस। एज अ सर्विस का मतलब मोंगोडी आपके कंप्यूटर में चलता रहेगा बैकग्राउंड में, और अगर आप लोग नहीं करोगे एज अ सर्विस इंस्टॉल तो मोंगोडी चलाना पड़ेगा। मोंगोडी अगर आप लोग को याद हो तो मोंगोडी एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डेटाबेस की प्रोसेस होती है मोंगोडी, जिस तक कमांड पहुंचता है और सारे के सारे कमांड्स के करस्पॉन्डिंग एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एज अ सर्विस रन करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरा विंडोज़ कंप्यूटर है वो इसको बैकग्राउंड में रन करता रहे, और मैं सिर्फ मोंगो शेल के साथ काम करूँ, और मेरा ये जो डेटाबेस है ये एज अ सर्विस रन करता रहे, मुझे मैनुअली स्टार्ट ना करना पड़े बार बार। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर देखो डेटा डायरेक्टरी। डेटा डायरेक्टरी जो है वहाँ पर आपका सारा का सारा डेटा स्टोर होगा। तो ये डेटा डायरेक्टरी है, यहाँ पर आपके सारे के सारे कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स, जो जो चीज़ें आप डालोगे मोंगोडीबी के अंदर वो यहाँ पर डेटा डायरेक्टरी में जाएगा। आप इस डेटा डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकते हो। मैं क्या इसको चेंज करूँगा? नहीं करूँगा चेंज, क्योंकि इसकी लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, मोंगोडीबी के अंदर, सर्वर के अंदर 4.4 डेटा। लॉग डायरेक्टरी क्या होता है? अगर कोई भी एरर आ जाता है या फिर कोई भी चीज़ आप लोग डीबग करना चाहते हैं, नज़दीक से देखना चाहते हैं किसी भी प्रोसेस को कि यार कैसे हुई ये प्रोसेस, क्या चीज़ एग्जीक्यूट हुई कब कब, तो लॉग डायरेक्टरी जो है वहाँ पर चले जाएं, आप लोग को सारी लॉग्स देखने को मिल जाएंगी। बट
आप लोग डेटा और लॉग्स में शायद ही जाओगे झांकने के लिए, बट हाँ एज अ डेवलपर आप लोग को कभी ना कभी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पर क्लिक करके इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको जल्दी से इंस्टॉल करूँगा। थोड़ी सी परमिशंस वगैरह ये मांगता है, इसको परमिशंस तो देनी पड़ेंगी अगर इंस्टॉल करना है तो, थोड़ा सा टाइम लेता है और जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है। इनफैक्ट मेरे कंप्यूटर में तो जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, शायद आपका कंप्यूटर स्लो हो, थोड़ा सा टाइम ले, वेट करते हैं इसका और मैं वापस आता हूँ। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि MongoDB इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश पर मैं क्लिक कर दूंगा और उसी के साथ साथ ये MongoDB कॉम्पस नाम का कुछ इंस्टॉल हुआ है। क्या है ये, मैं इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जल्दी से उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पर हमारा MongoDB इंस्टॉल हुआ है। तो मैं जाऊँगा C के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, MongoDB के अंदर, सर्वर के अंदर, 4.4 के अंदर और बिन के अंदर। और ये जो पर्टिकुलर हमारा फोल्डर है इसको मैं ऐड करूँगा पाथ पे। तो ऐड टू पाथ यहाँ पर लिखूँगा मैं, env लिखूँगा, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं जो पाथ है उसको एडिट करूँगा, न्यू में जाऊँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा इसको पाथ में। मैंने क्या किया एग्जैक्टली, अगर आपको नहीं आता पाथ में ऐड करना दोबारा बता दूँ मैं, ज़रा इसको ओके पे क्लिक करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। तो आपको क्या करना है कि सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाना है। अब यहाँ पर सिस्टम प्रॉपर्टीज़ लिख दें या सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लिख दें। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है, पाथ को सेलेक्ट करना है, एडिट पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये ऐड कर देना है जो कि मैंने ऐड किया, ये बिन वाला फोल्डर। ठीक है, मैंने कर दिया है अभी। ठीक है, तो मैं ओके 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 पर क्लिक करूँगा। क्यों किया हमने ऐसा, देखो यार हमें क्या करना पड़ेगा कि बार बार मोंगो को ओपन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर मोंगो लिखूंगा तो कम से कम यहाँ पर मेरा मोंगो जो है वो चालू है। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ सिर्फ मोंगो लिखकर। अगर मैं पाथ में ऐड नहीं करता तब क्या दिक्कत आती मेरे को, तब सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को ये आती कि मुझे बार बार इस डायरेक्टरी में आना पड़ता और मोंगो को स्टार्ट करना पड़ता। तो बेसिकली पाथ में ऐड करने से क्या होता है कि ये सारी की सारी जो मुझे एग्जीक्यूटिबल्स हैं वो मेरे पावर शेल में कहीं से भी कभी भी मुझे उपलब्ध हो जाती हैं। तो अगर मैं इस बिन फोल्डर में कभी ना भी आऊँ तब भी मैं यहाँ पर मोंगो लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर मोंगो मेरा स्टार्ट होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए इस डायरेक्टरी को पाथ में ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि कॉम्पस के अंदर सब कुछ होता है, यानी कि कॉम्पस की सहायता से आप MongoDB के सारे कमांड्स चला सकते हो, इसके साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि आप लोग यहाँ से करो एज अ प्रोग्रामर, आप लोग को मज़ा आएगा एक तो, और आपको समझ में सही से आएगा आप लोग यहाँ से करोगे तो। हाँ, उसके बाद आप लोग सारे टूल्स यूज़ करो, कॉम्पस यूज़ करो, एटलस यूज़ करो, कोई और GUI सिस्टम आ जाता है MongoDB का वो यूज़ करो। बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्रोग्रामर्स, तो हम लोग यहाँ से करेंगे। और बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब आप लोग को मुश्किल होने वाली है। मेरे साथ फॉलो करो, मैं बताऊँगा आप लोगों को किस तरह से आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हो कमांड्स इशू करने के लिए। लेकिन उससे भी पहले MongoDB कॉम्पस का एक बहुत ही क्विक ओवरव्यू दूंगा, आप लोगों को बताऊंगा क्या है ये चीज़। तो देखो यार, यहाँ पर आप लोग जो है अपने MongoDB को क्लाउड पर भी रख सकते हो, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि आपका जो MongoDB है वो क्लाउड पर भी हो सकता है, वो एक GCP की मशीन में या Amazon की मशीन में हो सकता है, और आप यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हो कनेक्शन स्ट्रिंग की सहायता से। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने MongoD जो कि मेरे इस कंप्यूटर में बैठा हुआ है उससे कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिल इन कनेक्शन फील्ड्स इंडिविजुअली, इस पर क्लिक करूँगा और लोकल होस्ट डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो है MongoDB का 27017 होता है, और इंडिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। कनेक्ट पर क्लिक करूँगा और मैं कनेक्ट हो जाऊँगा अपने कौन से वाले MongoD इंस्टेंस से, मैं हो जाऊँगा इस कंप्यूटर में जो कि MongoD इंस्टॉल हुआ हुआ है और एज अ सर्विस जो कि हमने रन किया है उससे मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो मुझे क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करके मैं डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। मान लो मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ और उस ब्लॉग का नाम है कोड विद हैरी, तो मैं क्या करूँगा, CWH ब्लॉग लिख दूंगा यहाँ पर। मान लो मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ और कम से कम एक कलेक्शन मुझे डालनी पड़ेगी। ठीक है, एक कलेक्शन मुझे यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ब्लॉग के अंदर मैं मान लो अलग अलग टेबल्स बना रहा हूँ, जैसे कि कमेंट्स की एक अलग से टेबल बना रहा हूँ, कंटेंट की एक अलग से टेबल बना रहा हूँ, और मे बी फ्यूचर में और भी चीज़ें मैं ऐड करूँ उसमें। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर लिखूँगा कंटेंट, एक कलेक्शन बना दूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्शन जिसके अंदर हम सारे ब्लॉग स्टोर करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर कैप्ड कलेक्शन के बारे में इन्होंने कहा है कि आप अगर कैप्ड कलेक्शन इसको बनाना चाहते हो तो बना लो। कैप्ड कलेक्शन बेसिकली क्या होता है बता दूँ, जैसे मान लो कि आप क्या कर सकते हो कि इसमें 15 या फिर 20 या फिर 15,000 कह लो, 20,000 आप इसका साइज़ दे सकते हो। और होगा क्या, जब आप 15,000 20,000 साइज़ दोगे तो जैसे ही 15,000 फिल हो जाएंगे
तो वापस से जो पुरानी एंट्रीज़ हैं वो डिलीट होती जाएंगी। तो इस तरह से काम करता है ये। बट अभी हम लोग ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं डालना चाहते। अब कस्टम कोलेशन क्या होता है, मान लो आप कोई स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि जापानीज़, जर्मन, या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आप लोग यूज़ करोगे जो कि डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग में नहीं आते, तब आप लोग इसको यूज़ करोगे। बट अभी के लिए हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे। क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। CWH ब्लॉग डेटाबेस क्रिएट हो चुका है मेरा, ठीक है। इस पर अब मैं क्लिक करूँगा। इसके अंदर एक कंटेंट नाम की हमने कलेक्शन बनाई थी। कलेक्शन के अंदर हमें मालूम है डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इस पर क्लिक करूँगा और मैं इस पर डेटा डालना स्टार्ट करूँगा। मैं ऐड डेटा पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर जो है एक या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट की आईडी ये है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर एक टाइटल में इंसर्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पर माय फर्स्ट पोस्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा मैं इसको एक वैलिड BSON बनाने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर टाइटल डाल दिया माय फर्स्ट पोस्ट, और टाइटल के साथ साथ मैं डालूंगा कंटेंट, और कंटेंट में मैं डालूंगा दिस इज़ द कंटेंट ऑफ माय टाइटल एंड इट इज़ अमेजिंग। तो मैंने यहाँ पर जो है डबल कोट्स के अंदर टाइटल डाल दिया, डबल कोट्स के अंदर ही कंटेंट डाल दिया, और यहाँ पर माय फर्स्ट पोस्ट मैंने टाइटल डाल दिया, और ये एक रैंडम स्ट्रिंग मैंने लिख दी एज अ कंटेंट। मैंने लिख दिया यहाँ पर दिस इज़ द कंटेंट ऑफ माय फर्स्ट पोस्ट एंड इट इज़ अमेजिंग। आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं इंसर्ट पर इसके बाद क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, ID, टाइटल और कंटेंट डाल दिया। अब मैं और डेटा भी डाल सकता हूँ, एक और डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ जो टाइटल है वो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, माय सेकंड पोस्ट, और जो कंटेंट है इस टाइटल के करस्पॉन्डिंग उसमें मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज़ माय सेकंड पोस्ट। मतलब कुछ भी डमी डेटा आप लोग डाल दो। यहाँ कॉमा लगाएंगे और इंसर्ट पर मैं क्लिक करूँगा। तो देखो यहाँ पर मैं जो है अपना डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, और इसको मैं इस तरह से इस्तेमाल बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रोग्राम्स लिखने हैं, मैं ये सब चीज़ें प्रोग्रामेटिकली करूँगा। मैं एक इंटरफेस बनाऊँगा और उस इंटरफेस की सहायता से यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करूँगा। तो ऐसे तो मैं इसको चलाने वाला हूँ नहीं, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली मैं इसको इस तरह से एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके इसके टाइप्स को बदल सकता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो इसके अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। बीसन के अंदर तो और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जेसन की एक लिमिटेशन होती है कि उसमें टाइप्स बहुत कम होते हैं, बट जो हमारी बीसन होती है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जो बीसन होते हैं उसमें बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। जैसे आप लोग देखो यहाँ पर इतने सारे टाइप्स दिए हुए हैं बीसन के अंदर। एक चीज़ और यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर एक और फील्ड जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ, और उस फील्ड का नाम मान लो ऑथर्स में रखता हूँ, ठीक है। और ऑथर्स रखने के बाद मैं यहाँ पर एक एरे बना देता हूँ इसको, ठीक है। और ऑथर्स का जो एरे होगा उसमें सारे के सारे ऑथर्स के नाम आएंगे। जैसे मान लो हैरी ने इसको इनिशियली लिखा, फिर रोहन ने एडिट कर दिया, फिर शुभम ने वापस से एक गलती पकड़ ली, फिर उसके बाद जो है आकाश ने क्या किया, आकाश ने एक और गलती पकड़ ली। तो ये सारे के सारे जो है इनको क्रेडिट दिया जाएगा, और मैं इसको अपडेट करूँगा तो यहाँ पर देखो ऑथर्स के अंदर इन सब का नाम आएगा। आपने एक चीज़ नोट करी, जो मेरा ये पहला वाला डॉक्यूमेंट है इसके अंदर ऑथर्स हैं, लेकिन इसके अंदर ऑथर्स नहीं है। अगर आप MySQL के अंदर जाओ, किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चले जाओ, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ये वो कहेगा कि भाई जो कॉलम्स हैं, जो स्कीमा है, उसके आधार पर डेटा दे दो। ये नहीं कि कोई भी आपने की वैल्यू पेयर रैंडमली ऐड कर दिया। यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप लोग करोगे तो ये यहाँ पर एक एडवांटेज मैं कहूँगा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आप नेविगेट कर सकते हो MongoDB कॉम्पस के अंदर। अगर आप हो तो मान लो मैं एडमिन वाले जो डेटाबेस है उसमें आना चाहता हूँ, तो मैं एडमिन पर क्लिक करूँगा, कॉन्फिग पर क्लिक करूँगा, कॉन्फिग में आ गया, वापस से CWH ब्लॉग में आ गया, इसके अंदर की कलेक्शन पर आ गया। मान लो मैं यहाँ पर जो है वापस से बैक जाना चाहता हूँ, सारे डेटाबेस की लिस्ट में जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैं ये सारे के सारी जो डेटाबेसेस है मेरे उनको यहाँ पर एक जगह पर देख सकता हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो Mongo SH बेटा यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, ये Mongo SH बेटा। यहाँ पर मैं MongoDB के जो है कमांड्स इशू कर सकता हूँ। जैसे कि शो DBS कमांड होता है, वो हमें सारे के सारे डेटाबेस दिखाता है। बट इन सारे कमांड्स की हम लोग बात करेंगे, एक एक करके सारे कमांड्स आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी Mongo शेल है इस पर सारे कमांड्स इशू करेंगे, और साइड बाय साइड में क्या करूँगा, एक डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के लिए बनाता चलूँगा।
जिसमें वो सारे कमांड्स में लिख दूंगा जो कि मैं यहाँ पर मोंगो शेल में डालूंगा। वही कमांड्स आप यहाँ भी डाल सकते हो, बट GUI जो है वो सीखने के लिए कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए कॉम्पस को तो अभी के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो कमांड्स मैंने वहाँ पर लिखे थे वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि शो DBS मैंने आप लोग को दिखाया था, जो कि सारे के सारे डेटाबेस को हमको शो करके दिखाता है। जो जो डेटाबेस आपने बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आप लोगों को दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि मैंने टर्मिनल वगैरह अपना सारा बंद कर दिया और एक यहाँ पर एक फोल्डर है मेरे पास जिसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में खोलकर इसके अंदर एक cheatsheet.txt नाम से फाइल बनाऊंगा, जहाँ पर मैं आप लोगों को वो सारे कमांड्स दूंगा जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। और यहाँ पर पावरशेल को अपने खोलने के बाद हम मोंगो लिख सकते हैं, और मोंगो लिखने से क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर अपने मोंगो शेल में आ जाएंगे, जहाँ से हम अपने कमांड्स को इशू कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक कमांड बताया, व्यू ऑल डेटाबेसेस, और कमांड इस चीज़ को करने का था शो DBs, ठीक है। तो आप शो DBS लिखेंगे तो आप सारे के सारे डेटाबेसेस को व्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं करूँगा क्या कि आप लोगों को एक कमांड बताऊंगा जिससे कि आप लोग एक नया डेटाबेस बना सकते हैं, या फिर आप स्विच कर सकते हैं अपने डेटाबेस को एक दूसरे डेटाबेस में। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर शो DBS लिखता हूँ मोंगो में, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि मैंने CWH ब्लॉग नाम का एक डेटाबेस बनाया था, वो आ गया है। एडमिन कॉन्फ़िगर लोकल मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिले थे। मान लो कि मैं एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ और उस डेटाबेस का नाम है लेट अस से कमेंट्स, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यूज़ कमेंट्स। मैं बेसिकली यूज़ कमेंट्स लिखकर क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक नया डेटाबेस बना दो जिसका नाम है कमेंट्स, एंटर मारूंगा। अब यहाँ पर स्विच टू DB कमेंट्स। अब मान लो यहाँ पर ये स्विच टू DB कमेंट्स नहीं लिख कर आता, मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं किस डेटाबेस में काम कर रहा हूँ, कैसे पता चलेगा मुझे? तो उसके लिए भी एक कमांड होता है, आप सिंपली DB लिख दो और आप लोगों को पता चल जाएगा आप कौन से डेटाबेस के अंदर हो। तो अगर आप ड्रॉप करोगे अब डेटाबेसेस को, इस डेटाबेस को अगर आप लोग ड्रॉप करोगे कमेंट्स को, तो आप एक बार कंफर्म कर सकते हो कि हाँ भाई मैं कमेंट्स के अंदर हूँ और अब मैं जो है ड्रॉप करने के लिए सेफ हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जो चीट शीट मैंने बनाई है इसमें सब कुछ लिख दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट अ न्यू और स्विच डेटाबेसेस, और इसके लिए कमांड जो मैंने आप लोगों को बताया वो है यूज़ और DB नेम। जो भी DB नेम आप चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ कमेंट्स लिखा तो यहाँ पर कमेंट्स नाम का DB बन गया, जो आप यहाँ पर लिखोगे DB का नाम वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्रिएट और स्विच टू अ न्यू डेटाबेस। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा व्यू करंट डेटाबेस। अगर आप उस डेटाबेस को देखना चाहते हो जिसमें आप हो तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए सिर्फ DB कमांड मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये थे 3 कमांड हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस से रिलेटेड। अब अगर हमें डेटाबेस को डिलीट करना है तब हम लोग क्या करेंगे, तो डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिलीट डेटाबेस। अगर मैं डेटाबेस को डिलीट करना चाहता हूँ तब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर लिखूँगा db.drop डेटाबेस। तो ड्रॉप डेटाबेस यहाँ पर जो है मेरा कुछ इस तरह से एज अ फंक्शन मुझे रन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कभी भी मोंगो DB में काम कर रहा हूँ तो मेरी आदत सी बन चुकी है कि मैं पहले DB एंटर मारता हूँ, डेटाबेस का नाम चेक कर लेता हूँ, अपने ऐसे कर लेता हूँ एक बार कि भाई मैं पूरे होशो हवास में हूँ, क्योंकि मैं करने जा रहा हूँ ड्रॉप डेटाबेस को, एक बड़ा ऑपरेशन है, ठीक है। तो देख लेता हूँ कि भाई मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ कि नहीं हूँ। हाँ मैं हूँ, तो मैं db.drop डेटाबेस को रन कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे OK1 देखने को मिल गया, जिसका मतलब है कि मेरा जो डेटाबेस है वो ड्रॉप हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये थी डेटाबेस से रिलेटेड कमांड्स। अब हम लोग देखेंगे कलेक्शन से रिलेटेड कमांड्स। कलेक्शन से रिलेटेड कमांड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि आप जिस डेटाबेस के अंदर है, अच्छा अभी मैं कौन सा डेटाबेस के अंदर हूँ, मैं हूँ कमेंट्स के अंदर, लेकिन कमेंट्स तो मैंने ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि DB शो DBs करूँगा, यहाँ पर नहीं है कुछ भी, और मैं यूज़ कर लूँगा क्या CWH ब्लॉग। तो एक बार मैंने डिलीट कर दिया डेटाबेस, तो मैं दूसरे डेटाबेस में शिफ्ट करने के लिए यूज़ जो भी डेटाबेस का नाम है मैंने यहाँ पर CWH ब्लॉग डाला है, और अब मैं यहाँ पर DB एंटर लिखूँगा तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैं इस डेटाबेस के अंदर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्विच करने के लिए यूज़ CWH ब्लॉग लिखा और DB लिखकर मैंने ये चेक कर लिया कि मैं हाँ इसी डेटाबेस के अंदर हूँ। अब सारी कलेक्शंस को देखने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा शो
कलेक्शंस। बहुत ही इंट्यूटिव कमांड्स है यार MongoDB के। तो यहाँ पर शो कलेक्शंस मैंने किया, तो मैंने एक कलेक्शन बनाई थी कंटेंट नाम की। मान लो मैं एक और कलेक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, क्या बनाना चाहता हूँ, एक और कलेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पर db.create कलेक्शन की मदद से बनाऊँगा कलेक्शन का C कैपिटल, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर नाम दे दूँगा कलेक्शन का। मान लो ब्लॉक के अंदर मैं कमेंट्स नाम की एक कलेक्शन बनाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर शो कलेक्शंस करूँगा, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी कलेक्शन की। बाय द वे मैं एरो कीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ देखने के लिए पहले मैंने कौन कौन से कमांड्स रन किए। शो कलेक्शंस किया, कमेंट्स और कंटेंट, ये कमेंट्स मैंने यहाँ पर बनाया और कंटेंट जो था वो बना हुआ था, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। सबसे पहले शो कलेक्शंस आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ और मैं इसको एक हेडिंग देता हूँ, MongoDB कमांड्स फॉर डेटाबेसेस, ठीक है, डेटाबेसेस, और MongoDB कमांड्स फॉर कलेक्शंस। तो मैं इसको दो भाग में तोड़ रहा हूँ, कमांड्स फॉर कलेक्शंस, ठीक है। तो ये कलेक्शन से रिलेटेड कमांड है। तो सबसे पहले यहाँ पर शो कलेक्शंस, और कमांड भी यही है यार, शो कलेक्शंस C कैपिटल होगा, ठीक है, क्योंकि ये कमांड है। इसके बाद अगर आप लोग को जो है क्रिएट करना है कलेक्शन को, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्रिएट अ कलेक्शन नेम्ड कमेंट्स, ठीक है। और मैं इसको ज़रा सिंगल कोट में डाल देता हूँ। सिंगल कोट में मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स नाम की कलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। सेव किया इसको मैंने, और यहाँ पर db.create कलेक्शन कमेंट्स लिखने से कमेंट्स नाम की एक कलेक्शन बन जाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे काम करेंगे रोज़ के साथ, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आप जो काम करेंगे वो रोज़ के साथ ही करेंगे, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा MongoDB कमांड्स फॉर यहाँ पर रोज़, ठीक है। बाय द वे मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप कलेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। कलेक्शन को डिलीट करना भी बहुत आसान है, और कलेक्शन को डिलीट करने के लिए आप लोग को सिंपली लिखना है db डॉट और उसके बाद कलेक्शन का नाम। इस केस में मेरी कलेक्शन का नाम है कंटेंट। लेट से मैं कंटेंट कलेक्शन को ड्रॉप करना चाहता हूँ, और मैं ये करूँगा तो ड्रॉप हो चुकी है। और अब मैं शो कलेक्शंस करूँगा, एरो की से कर लेता हूँ, तो कंटेंट मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कंटेंट जो है ड्रॉप हो चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा कमांड को, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँगा कलेक्शन नेम, जो भी कलेक्शन का नाम है वो आप यहाँ पर लिख दें, और उसके बाद डॉट ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ड्रॉप अ कलेक्शन नेम्ड कमेंट्स। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कमेंट्स ही लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाय द वे मैं यहाँ पर माय कमेंट्स लिख देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार लोगों को लगे कि कमेंट्स जो है MongoDB का कोई इनबिल्ट कीवर्ड है, वैसे ऐसा लगेगा नहीं लोगों को, इसलिए मैंने माई कमेंट्स कर दिया, जो कि देखकर लगता है वेरिएबल के नाम से। यहाँ पे माई कमेंट्स तो नहीं होगा MongoDB का एक इनबिल्ट कीवर्ड, ठीक है। तो ये थे हमारे कलेक्शन से रिलेटेड सारे के सारे कमांड्स। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक रो इंसर्ट कर सकते हैं कलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा MongoDB कमांड्स फॉर रोज, और ये जो चीट शीट है ना, इसको मैं एक ब्लॉग पोस्ट के तौर पर आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग क्लिक करके सिंपली कॉपी पेस्ट कर लो। कुछ इस तरह से, अगर आप लोगों ने मेरी साइट देखी है तो आप लोग को मालूम होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये पोस्ट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ कमांड्स, उसी तरह से दे दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। तो इस तरह से स्निपेट्स के तौर पर आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा कॉपी करना, और हेडिंग वगैरह भी मैं अच्छे से लिख दूंगा। ये टेक्स्ट फाइल मैं अभी के लिए बना रहा हूँ, और आप कहोगे तो ये भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर MongoDB कमांड्स फॉर रोज मैं बता रहा हूँ। तो पहला जो कमांड मैं बताऊँगा वो होगा कि इंसर्ट कैसे करी जाए रोज़। कभी भी हम लोग जिस तरह से एक एक्सेल शीट में रो इंसर्ट करते हैं, उसी तरह हम कलेक्शन में भी रो इंसर्ट करते हैं। कलेक्शन एक टेबल की तरह होती है, डेटाबेस के टेबल की तरह, और जो रो होती है वो एक एंट्री होती है हमारी। इस तरह से डेटाबेस टेबल में एंट्री होती है, उस तरह से रो हमारी कलेक्शन के अंदर होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे db डॉट कलेक्शन का नाम। हमारी कलेक्शन का नाम क्या है, कमेंट्स। तो हम लिखेंगे db डॉट कमेंट्स डॉट कमेंट्स, माई कमेंट्स नहीं, कमेंट्स डॉट, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंसर्ट, और इंसर्ट लिखने के बाद हम लोग कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जो कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं इनसाइड दिस कमेंट्स कलेक्शन। तो मैं इस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से लिखूंगा, मैं लिखूंगा नेम
और उसके बाद मैं ऑब्वियसली कोलन लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा हैरी, कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा लैंग्वेज, तो मैं लैंग लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा जॉइंट मेंबर सिंस, ठीक है। और इसके बाद मैं लिख दूंगा 5 मतलब 5 ईयर्स लेटर से, ठीक है, 5 साल से कोड विद हैरी मेंबर है। अब यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर दिक्कत पता है क्या आ रही है, यहाँ पर मैंने लगा दिया सेमीकोलन गलती से, तो ये यहाँ पर जो है इस कमांड को इनवैलिड बना रहा था, बट मैंने इसको सेमीकोलन को हटा के सिंगल कोड कर लिया है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लियर, और ऐसे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से पेस्ट किया इसको, एंटर मारूंगा अब, और ये कह रहा है कि नंबर इंसर्टेड 1, यानी कि मैंने ये जो रो थी इंसर्ट कर दी है। कहाँ पर इंसर्ट करी है? कमेंट्स कलेक्शन में इंसर्ट करी है, ठीक है। तो db.comments.insert कमेंट्स में इंसर्ट कर देगा किस चीज़ को? इस पर्टिकुलर रो को। अब मान लो आपको एक से ज़्यादा रोज इंसर्ट करनी है, तब आप लोग क्या करोगे? अगर आपको एक से ज़्यादा रोज इंसर्ट करनी है तो आप लोग इंसर्ट मैनी फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, और इंसर्ट मैनी लेता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखते हैं इंसर्ट मैनी किस तरह से काम करता है। तो इंसर्ट 1 रो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद मैं लिखूँगा इंसर्ट मैनी रोज। और कमांड एकदम मैं कहूँगा सिमिलर भी नहीं है, सेम ही है यार, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, ठीक है। इंसर्ट मैनी रोज, ठीक है। मैनी रोज को इंसर्ट करने के लिए क्या करना है? कॉपी किया मैंने इसको, और जहाँ पर पहले मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे रहा था फंक्शन के अंदर, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ऑब्जेक्ट नहीं दूंगा, एरे दूंगा। काय का एरे? एरे ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करूँगा, पहला ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया, जो चीज़ मैंने सेलेक्ट कर रखी है अभी, कॉमा लगाऊंगा, मैंने इसको कॉपी किया था, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जितने मन चाहे मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर 3 डालता हूँ, ठीक है। 3 जो है मल्टीपल रोज़ के इंसर्शन को बहुत अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और ऑब्वियसली ये वैल्यूज़ मैं बदल दूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा रोहन, और यहाँ पर मैं कर दूंगा लविश, ठीक है। और यहाँ पर पाइथन कर दूंगा, और यहाँ पर जावा कर दूंगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। और जो लविश है वो है मेंबर सिंस 4 ईयर्स, और रोहन दास भी 4 ईयर्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बदल देते हैं, रोहन दास को 3 बना देते हैं, और मैं इसको करूँगा कॉपी, और इंसर्ट नहीं, इस बार मुझे इंसर्ट मैनी फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंसर्ट मतलब एक रो को इंसर्ट करो, इंसर्ट मैनी मतलब एक से ज़्यादा को इंसर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख कर कॉपी करता हूँ, और इसको यहाँ पर ऑब्वियसली पेस्ट करूँगा। कहाँ पर? यहाँ पर राइट क्लिक से पेस्ट करूँगा, और ये अटक गया क्या टर्मिनल मेरा? लगता है मैंने कॉपी नहीं किया था, यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी किया, राइट क्लिक करके पेस्ट किया, एंटर मार के एग्जीक्यूट किया। कह रहा है एक्नॉलेज्ड ट्रू, यानी कि ये मुझसे कह रहा है कि भैया जी चिंता मत करिए, आपकी रोज़ इंसर्ट हो चुकी हैं, और ये उनकी ऑब्जेक्ट आईडीज़ हैं। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर रो को MongoDB एक ऑब्जेक्ट आईडी देता है, और वो तीनों ऑब्जेक्ट आईडी अभी ये मुझे दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट आईडी प्राइमरी की तरह होती हैं। अगर आप लोग आ रहे हैं सीक्वल से, तो प्राइमरी की जैसे वहाँ पर होती है, वहीं पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी होती है, और ये ऑब्जेक्ट आईडी की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? इस ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इसलिए तीनों ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट आईडी आप लोग को दे रहा है कि भाई तीनों मैंने इंसर्ट कर दिए हैं। आपको जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है, उसकी ऑब्जेक्ट आईडी से एक्सेस कर लो, ठीक है। तो ये हमने मल्टीपल रो का इंसर्शन देख लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ यार ये तीनों रोज इंसर्ट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और अगर हुई हैं तो कैसे हुई हैं। तो क्या कोई तरीका है कि ये सारी रोज़ इस कलेक्शन के अंदर जितनी भी रोज़ हैं वो सब मुझे देखने को मिल जाए? द आंसर इज़ येस, और बहुत ही सिंपल सा कमांड है, और वो है db.comments.find, ठीक है। और फाइंड करने से क्या होगा कि ये सारे के सारी जो हमारी रोज़ हैं जो कि हमने इंसर्ट करी हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, और इस कमांड को इनफैक्ट हम लोग जो है ऊपर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा शो ऑल रोज़ इन अ कलेक्शन, ठीक है। एक कलेक्शन में अगर आपको देखना है सारी की सारी रोज़, तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है
इंसर्ट वन हमने देख लिया, इंसर्ट मैनी हमने देख लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं रोज़ अपनी कलेक्शंस के अंदर। हमने ये देख लिया कि यार एक से ज़्यादा कैसे इंसर्ट करना है, और हमने ये भी देख लिया कि अगर हम ये जो सारी की सारी रोज़ हैं इनको प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रेटी फंक्शन होता है मोंगो डीबी के अंदर, जिसको अगर मैंने रन कर दिया तो ये ना बड़ी अच्छी तरह से दिखाएगा। हाँ, थोड़ी सी जो है स्क्रीन की हाइट आपकी थोड़ी ज़्यादा ले लेगा ये अब इतने एरिया में आपको दिखाई देगी। पहले इतने में ही काम हो जा रहा था, लेकिन चीज़ें जो दिखेंगी आपको बहुत क्लियर दिखेंगी, ढंग से दिखेंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को आईडी, नेम, लैंग, मेंबर सिंस, ये चीज़ जो है आप लोगों को देखने को मिल गई है इन अ प्रिटी फॉर्म, एक खूबसूरत फॉर्म में आपको देखने को मिल गई है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ शो ऑल रोज इन अ कलेक्शन, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्रिटीफाइड। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करें, प्रिटी। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो प्रिटीफाइड वर्जन आपको दिख जाएगा सारी की सारी रोज़ का। ठीक है, तो आप जो है उसको फिर अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक इंसर्ट आपको करके दिखाऊंगा, और वो जो इंसर्ट होगा उसमें मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि अगर आप लोग एक मिनट, मैंने इसको कॉपी किया क्या? हाँ, मैंने इसको कॉपी किया। तो बेसिकली मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, उप्स, मैंने कंट्रोल सी दबा दिया गलती से, कोई बात नहीं, फिर से मोंगो स्टार्ट कर लेंगे। और डेटा तो हमारा परसिस्ट हो ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, और बस मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर मान लो इसमें डेट भी ऐड कर दी। ठीक है, और यहाँ पर लेटेस्ट से मैंने डेट में ऐड कर दिया न्यू डेट। ठीक है, और इसके बाद मैं एंटर मारूं तो ये कह रहा है कि मिसिंग आफ्टर, ओके, तो मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, एक गलती मैंने कर दी यहाँ पर, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। एंटर मारा और ये कह रहा है इंसर्टेड वन। और अब अगर मैं यहाँ पर .find.pretty करूँगा, db.comments.find.pretty, तो यहाँ पर एक्चुअली ये टेस्ट डेटाबेस यूज़ कर रहा था, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा CWH ब्लॉग दोबारा से, और इसके बाद मैं जो है अपना ये इंसर्ट कमांड, और उसी के साथ साथ मैं अपना कलेक्शंस को सारी की सारी रोज़ को देखने का कमांड वो मैं यहाँ पर चला दूंगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर मैंने डेट भी डाल दी यहाँ पर, और यहाँ पर डेट नहीं है। तो बेसिकली मैं दिखाना ये चाहता था आपको कि अगर मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ जो कि स्कीमा का पालन नहीं करता है, तो भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर नेम, लैंग, मेंबर सिंस था, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी है, डेट। दिस इज़ टोटली फाइन इन MongoDB। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो हमने ये देखा कि सारी की सारी रोज़ को कैसे डिस्प्ले कराना है, कैसे डिस्प्ले कराना है इन अ प्रिटी फॉर्मेट। अब हम लोग देखेंगे सर्च कैसे करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्च इन अ MongoDB डेटाबेस। ठीक है, तो सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर फाइंड को एक ऑब्जेक्ट देना है जिसमें आप बताना चाहते हो कि भाई इस ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता मुझे जो रो है वो दे दो। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे जो उससे मैच करते हैं क्वेरी से। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पर लिखूँगा db.comments.find, और इस बार फाइंड के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट दूंगा, और जिस तरह से आप लोगों ने देखा मैं यहाँ पर लेटेस्ट से लैंग पाइथन लिखता हूँ। मैं कहता हूँ यार लैंग पाइथन वाला बंदा मुझे दिखा दो कोई, तो जितने भी बंदों का लैंग पाइथन होगा वो मुझे देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर गलती कर दी, एक दोबारा से वही गलती कर दी यार मैंने। तो मैं CWH ब्लॉग लिखूँगा। एक्चुअली टर्मिनल की आदत पड़ी हुई है, तो कुछ भी गलत मैं लिख देता हूँ, तो मैं कंट्रोल C दबा देता हूँ और ये जो है एग्जिट हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर db.find.pretty करूँगा। हाँ, मैं आ गया हूँ सही जगह पर। अब मैं इसको कॉपी करके लाऊंगा और यहाँ पर मैं राइट क्लिक से पेस्ट करूँगा, और अब मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं लगाई, मुझे इस तरह से लिखना था इसको। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिसकी लैंग्वेज पाइथन थी वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ, लैंग पाइथन लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ पैरी। ठीक है, जो कि है ही नहीं। ठीक है, अब एंटर मारूंगा तो ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हैरी भी लिखता हूँ तब भी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि लैंग्वेज जो हैरी की है वो जावास्क्रिप्ट है। अगर मैं यहाँ पर रोहन लिखता हूँ तब यहाँ पर मुझे मैच मिलेगा, लैंग्वेज भी पाइथन है, नेम भी रोहन है, तो मुझे यहाँ पर ये पर्टिकुलर रो
देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हैं किसी भी MongoDB डेटाबेस के अंदर। तो इससे क्या होगा कि हमको वो सारी के सारी रोज़ मिल जाएंगी जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम को मैच करती हैं। लैंग्वेज पाइथन और नेम हैरी या फिर नेम रोहन हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। अब बात कर लेते हैं लिमिटिंग की कि किस तरह से मैं अपने आउटपुट को लिमिट कर सकता हूँ। हम लोगों ने ये देखा था कि मैं db.comments.find अगर करूँगा तो यहाँ पर मुझे सारे के सारे जो रोज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ अगर मैं इसमें जो प्रिटी फंक्शन है उसको भी चढ़ा दूँ तो क्या होगा कि .find के साथ साथ .pretty फंक्शन भी मैं db.comments पर रन कर रहा हूँ, यानी कि मैं कह रहा हूँ db.comments.find उसके आउटपुट के साथ क्या करो .pretty और मुझे इस तरह से दिखा दो। तो इसको चेनिंग कहते हैं। आप एक कमांड के साथ दूसरे कमांड को लगा सकते हो। .find के बाद आप .pretty लगा सकते हो और .pretty के बाद आप .limit2 करके लगा सकते हो। और ऐसा करने से सिर्फ 2 आप लोगों को यहाँ पर आउटपुट रोज़ दिखेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगा दिया है अपना लिमिट फंक्शन। और लिमिट फंक्शन क्या करता है कि आप लोगों के आउटपुट को लिमिट करता है। तो अगर मुझे सिर्फ पहला वाला जो मेरा रिजल्ट है वो देखना है तो मैं .limit1 कर दूंगा। अगर मैंने यहाँ पर .limit10 कर दिया या 109 कर दिया तो डेफिनेट सी बात है कि 109 तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में 109 रोज़ नहीं है, तो जितनी भी होंगी वो उतनी दिखा देगा, ठीक है। तो ये था हमारा किस तरह से आप लोग लिमिट कर सकते हो रोज़ को। तो यहाँ पर जल्दी से करते क्या है कि सर्च के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिट द नंबर ऑफ रोज़ इन आउटपुट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से मैं लिमिट लिख दूंगा और यहाँ पर 2 लिख दूंगा, जो है 2 रोज़ जो है यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपसे ये हटा देता हूँ क्योंकि .find जो है वो थोड़े से ज़्यादा आपको रोज़ दिखाएगा और उसके बाद .limit2 करने से पहले 2 हम लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मान लो मैं काउंट करना चाहता हूँ आउटपुट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर काउंट द नंबर ऑफ रोज़ इन दी आउटपुट। तो आप क्या करें db.comments.find जो भी आपको आउटपुट देखना है उसके आगे आप काउंट लगा दें। ऐसा करने से क्या होगा कि आप लोगों को काउंट मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से limit2 करने के बाद .count लगाऊंगा तो ये मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ इन दी आउटपुट दिखाएगा, ना कि नंबर ऑफ रोज़ विच आर बीइंग प्रिंटेड। .limit क्या करता है, नंबर ऑफ रोज़ विच आर बीइंग प्रिंटेड को कम करता है, ना कि आउटपुट को ही चेंज कर देता है। .find .pretty के आउटपुट में 5 रोज़ हैं। .limit फंक्शन से मैंने उनको लिमिट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आउटपुट है उसमें सिर्फ 2 रोज़ हैं। आउटपुट में एक्चुअल में 5 रोज़ हैं और .count हमको वही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर आप अगर कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर .limit में ज़रा हटा देता हूँ। मैंने अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से किया, मैंने कहा .find और लेटेस्ट से मैंने नेम हैरी कर दिया। मैंने कहा यार जिसका नेम हैरी है उसके काउंट मुझे बताओ। तो जो आउटपुट है उसमें सिर्फ 1 रो है, सिर्फ 1 रो ऐसी है जो कि यहाँ पर जिसमें नेम हैरी है। एक्चुअल में ये मुझे 3 दिखा रहा है। लेट मी सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 हमारी ऐसी रोज़ है जिसमें नेम हैरी है, तो ये सही दिखा रहा है। तो ये मुझे वो सारी रोज़ का काउंट दिखा देगा जिसमें नेम हैरी है। अगर मैं यहाँ पर रोहन कर दूंगा तो डेफिनेटली मुझे 1 देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही रो है जिसमें नेम रोहन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे 1 दिखा देगा। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग देखेंगे और वो है कि अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ इसको, ठीक है, मैं db.comments.find .pretty भी लगा लेता हूँ तो मुझे आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। मैंने जो कमांड दिया उसका आउटपुट मुझे मिल गया। मान लो मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ मेंबर सिंस को बेसिस लेते हुए, और यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ उसी के साथ साथ मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक .sort फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से .sort लिख सकता हूँ और .sort को बता सकता हूँ कि मैं किस आधार पर सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर member_since इज इक्वल टू 1 लिख दूँगा, सॉरी :1 लिखूँगा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, और एंटर मारूंगा तो यहाँ पर ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे इसको
सॉर्ट करके दे देगा। और अगर मैं इसको -1 लिखूंगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा। तो इस तरह से मैं जो है सॉर्टिंग कर सकता हूँ और बहुत इजी हो जाता है यार सॉर्टिंग करना MongoDB में, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फाइंड वन, जो एक रो को फाइंड करने का फंक्शन है वो होता है। अब अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर db.comments.find नेम हैरी किया था, डॉट काउंट यहाँ से अभी के लिए हटाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फाइंड वन फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फाइंड वन करूँ तो सिर्फ मुझे एक मिलेगा रो आउटपुट में। जैसे ही एक रोज़ को मिलेगा वो सर्च को रोक देगा और पूरे डेटाबेस में नहीं खोजेगा नेम हैरी वाली रोज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से क्या करते हैं, इन कमांड्स को ज़रा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अपनी चीट शीट में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने आप लोगों को फाइंड बताया है वहीं पर मैं फाइंड वन भी बताना चाहता हूँ। फाइंड दी फर्स्ट रो मैचिंग दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ज़रा ऊपर लेके जाएंगे, हम वहाँ पर लेकर जाएंगे जहाँ पर हम सिर्फ फाइंड आप लोग को बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर शो ऑल रोज इन अ कलेक्शन और इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे। और ये जो प्रेडिफाइड वाली बात है इसको भी मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। सबसे पहले फाइंड ऑल रोज, फिर फाइंड फर्स्ट रो और फाइंड ऑल रोज प्रेडिफाइड, ठीक है। और इसको मैं एक बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को करके दूंगा, ब्लॉग में डालकर मैं दूंगा आप लोगों को, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। काउंट द नंबर ऑफ रोज इन दी आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट द नंबर ऑफ रोज इन दी आउटपुट हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग स्पेसिफिक फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर मैं जो नेम इज इक्वल टू हैरी वाला जो मेरी रो है, अगर मैं उस पर्टिकुलर रो में किसी फील्ड को अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपडेट अ रो, ठीक है। और अपडेट अ रो करने के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, कुछ इस तरह से आप लोगों को db.comments.update यानी कि जो भी आपकी कलेक्शन का नाम है .update आप लोगों को यहाँ पर लगा देना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पर अपना सर्च फिल्टर लगाना है, जो कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अभी, नेम और हैरी, ठीक है। तो ये मेरा सर्च फिल्टर है, मुझे वो सारी क्वेरीज, वो सारी रोज़ को अपडेट करना है जिसमें नेम हैरी हो। और मुझे क्या कर देना है, मुझे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट अब मुझे बताना है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को सेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरा जो हैरी वाला ऑब्जेक्ट था जिसमें नेम हैरी था, उसको अब मैं क्या बनाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करूँगा जो कि मैंने पहले लगाया हुआ था। और मान लो कि अब मैं करना क्या चाहता हूँ, अब मैं जो मेंबर सेंस है वो 51 करना चाहता हूँ फॉर एनी रीज़न, ठीक है। 51 मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो मैं ये जो मेरा पर्टिकुलर कमांड है इसको मैं रन कर दूंगा। तो ये ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ, ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ, वी आर गुड। इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा अपनी मोंगो शेल में, ठीक है। एंटर मारूंगा और यहाँ पर ये कह रहा है कि एक मैच हुआ था और यहाँ पर मॉडिफाई हो गया एक। अब ये कह रहा है एन अपसर्टेड 0, यानी कि कोई भी इंसर्ट नहीं करना पड़ा इसको। अब ये इंसर्ट करना पड़ा कि क्या मतलब है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अपसर्ट समझाता हूँ क्या होता है। अपसर्ट का मतलब होता है कि अगर अपडेट करते समय इसको इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई तो क्या ये करेगा। तो यहाँ पर मान लो कि ये मेरा जो कमांड था इसको मैं हैरी 2 कर देता, मान लो, ठीक है, मान लो मैं इसको हैरी 2 कर देता और इसको रन करने की कोशिश करता। तो यहाँ पर मैंने कोई गलती कर दी क्या, ओके, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, ओके। तो मैंने पूरा कमांड कॉपी नहीं करा, कोई बात नहीं। तो मान लो मैं यहाँ पर मोंगो को फिर से स्टार्ट करके रन करता हूँ और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि मुझे यूज़ करना पड़ेगा CWH ब्लॉग। और यहाँ पर अब मैं जो है कुछ इस तरह से एंटर मारूँ अगर, तो ये कह रहा है एन मैच्ड 1 एन मॉडिफाइड 1, ठीक है। तो मेरा फिल्टर एक्चुअली यहाँ पर था, इसलिए मैं हैरी 2 यहाँ पर करूँगा और मैं हैरी 22 करूँगा ताकि कोई मैच ही ना मिले इसको। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, एंटर मारूँगा, तो ये ना ही तो मैच कर पाया कुछ, ना ही इसने अपसर्ट किया, ना ही मॉडिफाई किया। अब यहाँ पर समझो इस बात को, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है शो कलेक्शंस करता हूँ, सिर्फ कमेंट्स है मेरे पास। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, db.comments.update कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर db.comments.find दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने एक्चुअली हैरी 2 यहाँ पर इंसर्ट कर दिया था
और यहाँ पर मैंने इसके जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स थे उसको 51 कर दिया था। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा आप लोगों को फिर से बताता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो गए तो ये हमारे अभी करंट सिनेरियो है, अभी हमारे ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मौजूद है हमारी इस कलेक्शन के अंदर। मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक शुभम नाम का बंदा क्या मेरी कलेक्शन में है? नहीं है। मैं उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो है ही नहीं, उसको अपडेट मैं कैसे करूँगा? अब मैं अगर उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, ना तो मैच हुआ, मैच तो होगा ही नहीं क्योंकि था ही नहीं। अपसर्टेड का क्या मतलब है भी बताऊंगा, अपसर्टेड पे अभी मैं आऊँगा। मॉडिफाइड भी नहीं हुआ क्योंकि फाइंड ही नहीं हो पाया, तो मॉडिफाई क्यों होगा? अपसर्ट का मतलब ये होता है कि क्या आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं इन केस आपका कोई ऑब्जेक्ट मैच ना करे। तो अगर मैं बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑप्शंस में कुछ इस तरह से अपसर्ट को ट्रू दे दूंगा। और अपसर्ट को ट्रू करने से क्या होगा आप खुद ही देख लो क्या होगा। अपसर्ट को अगर मैंने ट्रू किया तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अब पहले तो नहीं हुआ था, आप देखो 0 0 0 था, और अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखो यहाँ पर ये अब इंसर्ट हो गया। तो अपसर्टेड एंड अपसर्टेड 1 यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर मैंने अपसर्ट ट्रू किया तो ये इंसर्ट हो जाएगा अगर मौजूद नहीं है तो अगर आप लोग इंसर्शन करना चाहते हो, अगर मौजूद नहीं है आपका ऑब्जेक्ट आपकी कलेक्शन के अंदर, तो आप अपसर्ट को ट्रू कर दो, वरना बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्शन नहीं होगा, सिर्फ अपडेशन होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ यार एकदम क्लियर हो गई। अब हमारे पास MongoDB के कुछ अपडेट ऑपरेटर्स होते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पर ले जाना चाहूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा अपडेट ऑपरेटर्स इन MongoDB। तो अपडेशन के लिए MongoDB कुछ ऑपरेटर्स प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल करंट डेट सेट्स द वैल्यू ऑफ अ फील्ड टू करंट डेट आइदर एज अ डेट और टाइम। तो यहाँ पर INC है जो कि इंक्रीमेंट करता है, मिन है, मैक्स है, मल है, रीनेम है। आप इनको ट्राई कर सकते हो, इनके एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं रीनेम के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। तो रीनेम क्या करता है, ठीक है, मैं यहाँ पर MongoDB रीनेम ऑपरेटर, ठीक है, रीनेम अपडेट ऑपरेटर, मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, रीनेम ऑपरेटर लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, मान लो अपसर्ट भी ट्रू कर दिया मैंने, मैं अपसर्ट ट्रू हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। अपसर्ट ट्रू जस्ट मैं आप लोगों को ये बताने के लिए लिखा था कि अगर आप चाहते हो कि अपडेशन के टाइम पर इंसर्शन भी हो जाए तो अपसर्ट को ट्रू कर लेना। मान लो मैं नेम शुभम वाला जो हमारा रो है उसको ग्रैब करना चाहता हूँ और मैं उसके मेंबर सेंस को इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा $INC और $INC को मैं जो भी चीज़ यहाँ पर रीनेम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर बता देता हूँ, पहले इंक्रीमेंट बता देता हूँ फिर रीनेम भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप $INC लिखेंगे और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मेंबर सेंस को 2 से इंक्रीमेंट मैं करना चाहता हूँ। तो मैं अगर इसको रन करूँगा, मैं काम करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को db.comments.find करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो शुभम है वो इंसर्ट हुआ था, क्या मैंने शुभम को इंसर्ट किया था? मैंने शुभम को इंसर्ट किया था, नेम शुभम, नेम हैरी कर दिया था, ओके। तो मैंने यहाँ पर नेम शुभम को इंसर्ट नहीं किया था, तो मैं एक काम करूँगा, ये चीज़ रोहन के लिए कर लेता हूँ। तो आप देखो रोहन का जो मेंबर सेंस है वो 3 है, तो यहाँ पर मैं रोहन कर देता हूँ। एक्चुअली में मैंने नेम शुभम किया था और इंसर्ट ये चीज़ की थी, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इंसर्ट होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी करूँगा और नेम जहाँ पर रोहन है वहाँ पर मेंबर सेंस 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखना आप लोग, रन करता हूँ इसको। तो पहले मेंबर सेंस क्या था रोहन का, अभी यहाँ पर कोई एरर आ गया, मैं देख रहा हूँ क्या एरर आया यार, मैंने क्या गलती करी है। मैंने कॉमा लगाया, $INC को मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने ब्रैकेट मिस किया है, मैं वही देख रहा हूँ मैंने कहाँ पर मिस किया है। यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ पर एक $INC और ओके, सो आई गॉट इट। तो यहाँ पर गलती मैंने ये करी है कि मुझे इसको रैप करना पड़ेगा एक और कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। एक यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, उसमें मैंने एक INC करके की दी है
जो कि बता रही है कि इंक्रीमेंट करना है मुझे, किस चीज़ को इंक्रीमेंट कर रहा है कितने से, वो मैंने फिर यहाँ पर बताया। चलो ठीक है, अभी हम जो सही सिंटेक्स है उसको यहाँ पर चला लेते हैं और db.comments.find के बाद आप देखो कि जो रोहन था उसका मेंबर सेंस 5 हो गया है, पहले रोहन का मेंबर सेंस 3 था, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट करती है। अब मैं रीनेम के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, रीनेम ऑपरेटर के बारे में। मैं यहाँ पर रीनेम लिख देता हूँ। देखो यार, अगर मैं सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताऊँगा तो सुबह हो जाएगी और ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, तो मैं कहूँगा कि ये ऑपरेटर्स के बारे में सुनकर इस वीडियो को ख़त्म करके आप लोग क्या करें, आप लोग इस पेज पर जाएं और इन सारे ऑपरेटर्स को कम से कम एक बार देख लें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये सारे के सारे ऑपरेटर्स एक एक करके कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा हूँ बस। ठीक है, अब हम रीनेम के बारे में क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास डॉलर रीनेम करके होता है और ये फील्ड्स को रीनेम करता है। मान लो मैं मेंबर सेंस को मेंबर बनाना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो मेंबर है मेरा वो मेंबर सेंस बन जाए, तो मैं ये रन कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखो मैं db.comments.find करूँगा तो यहाँ पर मेंबर सेंस था ये, अब मैं एंटर मारूंगा और वापस से db.comments.find करूँगा तो यहाँ पर क्या हुआ, नेम रोहन के लिए ये मेंबर बन गया, देख रहे हो। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाया था नेम रोहन के लिए ही करना अपडेट, इसलिए इसने नेम रोहन के लिए अपडेट करा। अब मान लो कि आप लोग सबके लिए करना चाहते हो अपडेट, ये फिल्टर मत लगाओ, आप इसको खाली ऑब्जेक्ट दे दो और रन कर लो, तो क्या होगा कि सारे के सारे मेंबर सेंस मेंबर बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है ये कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डिलीट रो, ठीक है, जो कि मुझे पहले बताना चाहिए था। तो आप db.comments.remove कर दो और यहाँ पर फिल्टर दे दो, आप किस चीज़ को रिमूव करना चाहते हो। तो मान लो मैं यहाँ पर नेम हैरी को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से इसको रन कर दूंगा, db.comments.remove को चलाऊँगा, एंटर मारूंगा, मैंने गलती से ये दबा दिया, एंटर मारूंगा और देखो नंबर ऑफ रिमूव्ड ऑब्जेक्ट्स 3 है, 3 ऑब्जेक्ट्स इसने उड़ा दिए। db.comments.find करके देख लो 3 बचे बस, 6 थे पहले, 1 2 3 4 5 थे, 3 का नाम हैरी था, तीनों अब उड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है ये कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये सारे के सारे जो है ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले जो थे वो तो कम से कम कवर कर ही दिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ और वो है कि किस तरह से आप लोग ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह के फ़िल्टर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर लेस देन मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप अगर db.comments.find लिखें और उसके बाद आप लोग यहाँ पर मेंबर सेंस को मान लो चाहते हैं कि वो सारे मेंबर सेंस आ जाएं जो कि लेस देन लेट से 90 है। ठीक है, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे। इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा, सही से पेस्ट किया मैंने, और यहाँ पर देखो जो लेस देन 90 थे वो सारे आ गए। अगर मैं चाहता हूँ लेस देन 40 आए तो मैं इस 90 को 40 कर दूंगा, या 34 किया अगर तो सिर्फ एक आया जो लेस देन 34 था। इसी तरह इस LT की जगह मैं GT भी कर सकता हूँ जो कि ग्रेटर देन होगा, GTE ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, LTE ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। 34 से बड़ा 51 था इसलिए इसने ये दिखा दिया। अब यहाँ पर जो है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स, लेस, ग्रेटर देन और इक्वल्स, ग्रेटर देन और इक्वल्स। तो मैं ये चीज़ इस तरह से आप लोगों को लिखकर जो है एक ब्लॉक के फॉर्म में बनाकर दे दूंगा आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से अरेंज करके दूंगा आप लोगों को लिंक अपने ब्लॉग का, ताकि आप लोगों को ये सारे के सारे कमांड्स यहाँ पर मिल जाए। अब अगर आप लोग को याद हो तो मैंने जो मेरा कमेंट्स था यहाँ पर, अब क्योंकि मैंने ये पूरा ट्यूटोरियल्स कमेंट्स कलेक्शंस पर किया है तो मुझे नहीं लगता ये ट्यूटोरियल देखने वाले को कन्फ्यूजन होगा, तो मैं जो माई कमेंट्स था इसको कमेंट्स ही बना देता हूँ। आई थिंक दैट विल बी अ गुड डिसीजन, क्योंकि पूरा का पूरा जो यहाँ पर हमारा ट्यूटोरियल है वो मैंने ये कंसिडर करके किया है, कि ये एज्यूम करके किया है कि हम कमेंट्स नाम की कलेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इट विल बी फेयर अगर मैं यहाँ पर इस तरह से आप लोग को बताऊँ। तो ये सारे के सारे हाई लेवल कमांड्स थे जो कि इनफ है अगर आप लोग एक सिंपल एप्लीकेशन बना रहे हो, इवन कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन भी बना रहे हो, एज लॉन्ग एज आपका प्रोडक्ट जो है वो पूरा डेटाबेस से रिलेटेड ना हो, तब तक this will work just fine and this will work amazing। MongoDB फास्ट है, MongoDB सिक्योर्ड है और MongoDB में काम करने में मज़ा आता है यार। जो बात है वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ,
ये जो चीट शीट है इसको मैं एक अच्छे ब्लॉग में कन्वर्ट करूँगा और उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे होगा क्या कि आप लोग उस लिंक को एक्सेस करके कॉपी पेस्ट कर पाओगे अच्छी तरह से। तो मैं ये एक्सरसाइज करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा ब्लॉग किस तरह से दिखता है। तो यार जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक ब्लॉग लिख दिया है, इसका जो भी सारे कमांड्स हमने यहाँ पर इशू किए, और ये सारे के सारे कमांड्स आप लोग इस तरह से कॉपी कर सकते हो और इस तरह से पेस्ट कर सकते हो और इस तरह से सारे डीबीज देख सकते हो। जो भी कमांड चलाओगे उसका आउटपुट आप लोग देख सकते हो बड़े आराम से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो आप लोगों के लिए लिखा है। तो ये सारे के सारे कमांड्स आप लोग को MongoDB जो है बड़े आराम से समझा देंगे और आप लोगों के लिए MongoDB सीखना बहुत आसान बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा MongoDB Atlas की। तो MongoDB Compass और MongoDB Atlas ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो MongoDB Compass है उसको आप यहाँ सर्च करके ओपन कर सकते हो और जैसे आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ पर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डाल के कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर अपने लोकल वाले जो मोंगो सर्विस जो हमने बनाई थी उससे कनेक्ट कर सकते हो, जिस पर हम अभी काम कर ही रहे थे। और ये वाली जो ये सारे काम किए हैं वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। हमने CWH ब्लॉग के अंदर बहुत सारे यहाँ पर रोज़ डाले, बहुत सारा डेटा हमने डाला और ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर हम लोग को दिख रहे हैं। तो एक डॉक्यूमेंट हमने ये डाला, एक डॉक्यूमेंट हमने ये डाला, एक डॉक्यूमेंट हमने ये डाला, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। हम लोग इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हैं तब हम लोग करते क्या है कि जो हमारा ये MongoDB होता है वो क्लाउड पे होता है और MongoDB ऑन द क्लाउड बड़े मैनेज तरीके से MongoDB Atlas प्रोवाइड करता है। तो ये MongoDB Atlas क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर MongoDB Atlas जो है यहाँ पर सर्च करूँगा, यहाँ पर मैं आ गया, मैं स्टार्ट फ्री पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप गूगल से साइन अप कर सकते हैं और उसके बाद साइन इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके अपने अकाउंट से लॉग इन करके आप लोगों के पास वापस आता हूँ। आप लोग भी यहाँ पर साइन अप कर लें या फिर ये फॉर्म को भर दें और आपका काम जो है वो हो जाएगा। MongoDB बड़े आराम से आप लोग जो है यहाँ पर इस पर अकाउंट बना सकते हो। मैं वापस आता हूँ अकाउंट बनाकर। तो मैं MongoDB Atlas के अंदर लॉगिन करके आ चुका हूँ और ये यहाँ पर मुझसे कह रहा है यू डोंट बिलोंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशंस। अब इन द पास्ट मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट रह चुका हूँ इन MongoDB, बहुत सारे लोगों ने मुझे एक्सेस दिया है। तो हो सकता है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो MongoDB Atlas में, बट ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करके मैं क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन करूँगा। यहाँ पर कोड विद हरी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँगा, नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करूँगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मुझे एक प्रोजेक्ट बनाने का मौका दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट का नाम कोड विद हैरी प्रोज रखूँगा और आप कुछ भी रख सकते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये प्रोजेक्ट जो है मेरा बन जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद मुझे ऑप्शन दिया जाएगा एक क्लस्टर बनाने का। तो यहाँ पर मैं बिल्ड अ क्लस्टर पे क्लिक करूँगा। मैं एक फ्री क्लस्टर बनाऊँगा। आप लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ सीरियस कर रहे हैं तो शायद आप लोग पेड क्लस्टर्स को कंसिडर करें, बट मैं यहाँ पर फ्री क्लस्टर को बनाऊंगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब इन डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को चुनते हुए मैं क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद अ बस। ये बस है, ये बस है, ये भी बस है। यार ये कैप्चा भी पता नहीं मैं सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे सुबह हो जाती है कैप्चा मैं कभी सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। मतलब रोबोट तो रोबोट, इंसान ही सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर क्या मैं कैप्चा को सॉल्व कर पाया? हाँ, तो यहाँ पर एक जो क्लस्टर है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। ये कह रहा है योर क्लस्टर इज़ बीइंग क्रिएटेड। एक नया क्लस्टर जो है वो तैयार किया जा रहा है। 1 से 3 मिनट्स लगते हैं क्लस्टर को बनने में, लेकिन यहाँ पर उतनी ही देर में हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र्स को एक्सेस दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। जितनी देर में क्लस्टर बन रहा है उतनी देर में यहाँ पर सिक्योरिटी में आए, डेटाबेस एक्सेस में आए, ऐड न्यू डेटाबेस यूज़र में आए। तो ऑथेंटिकेशन मेथड जो है मैं पासवर्ड यहाँ पर चुन लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यूज़र नेम डालेंगे हैरी123 और उसी के साथ साथ मैंने एक पासवर्ड भी चुन लिया है। और एक्सेस क्या रहेंगे, रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस। क्या ये टेम्प्रेरी यूज़र है? अगर ये टेम्प्रेरी यूज़र है तो आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए इस यूज़र को बना सकते हैं। मैं इस यूज़र को 6 घंटे के लिए बनाता हूँ। और यहाँ पर इनेबल टू स्पेसिफाई द रिसोर्सेज दिस यूज़र कैन एक्सेस बाय डिफॉल्ट ऑल रिसोर्सेज इन द प्रोजेक्ट आर एक्सेसिबल। तो मैं सब कुछ एक्सेस दे दूंगा। ऐड यूज़र पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अब यहाँ पर ये क्रोम कैसी वार्निंग दे रहा है यार। मैंने अपना नाम डाला था टू बी वेरी ऑनेस्ट पासवर्ड में। अगर वो डेटा ब्रीच में मिला भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना सिंपल पासवर्ड मेरे रहते ही नहीं है कभी भी। जो भी मेरे सीरियस अकाउंट्स है उसके पासवर्ड इतने ख़तरनाक रहते हैं कि मतलब किसी ने अगर क्रैक कर लिया ना वो पासवर्ड तो
मतलब पता नहीं कैसे कोई कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से उसको मिला है पासवर्ड, क्रैक नहीं होगा इतनी आसानी से, इतने खतरनाक रखता हूँ मैं अपने सीरियस अकाउंट्स के पासवर्ड। अब यहाँ पर ऐड न्यू डेटाबेस यूज़र करके मैं और डेटाबेस यूज़र्स भी ऐड कर सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पर जो है एक बना दिया हैरी 123 करके, ठीक है। क्या क्लस्टर हमारा तैयार हुआ यार, इतनी देर में तो मैगी भी बन जाती है यार, क्लस्टर तैयार हो नहीं रहा है, 1 से 3 मिनट दिखा रखा है। रिलोड करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यार मैं एक काम करता हूँ, ज़रा पानी पी के आता हूँ थोड़ा सा, और ये क्लस्टर तब तक बन जाना चाहिए यार। 1 से 3 मिनट तो कई दिन हो गए। ओके बन गया। अच्छा वो मैं कुछ बुरा भला बोलने वाला था अभी, मैं कह रहा था काफ़ी टाइम बीत गया है और ये क्लस्टर नहीं बन रहा है। मेरी दूसरी पानी की बोतल है, बट अभी इसको ढक्कन लगा के मैं साइड में रख देता हूँ और हम लोग यहाँ पर अपने काम को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें बेसिकली इससे कनेक्ट करना है, और हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं या तो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आप लोग रिएक्ट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं MongoDB के, आप MongoDB में डायरेक्टली वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप MongoDB कॉम्पस, यानी कि ये जो मेरा कॉम्पस है यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बैक जाऊँगा और यहाँ लोकल पे क्लिक करूँगा। इनफैक्ट मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा और यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो पेस्ट करके मैं बेसिकली कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे सबसे पहले चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग कनेक्ट करने के लिए, तो ऐड अ कनेक्शन IP एड्रेस। तो ये कह रहा है कि आप जो है कनेक्शन IP एड्रेस ऐड करो, ऐड योर करंट IP। मैं एक करंट IP अपनी जो मेरी IP है वो मैं ऐड कर देता हूँ, तो इस IP से मैं लॉगिन कर पाऊँगा। अब चूज़ अ कनेक्शन मेथड, मैं कनेक्ट यूजिंग MongoDB कॉम्पस करूँगा और यहाँ पर ये कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करके आप जो है कह रहा है ये कर दो। तो जो पासवर्ड है मेरा उसको भी मैं डाल ही देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसको कॉपी किया, कॉपी करके अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूँगा, कनेक्ट पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर कह रहा है कि कनेक्टिंग कर रहा है और मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर हैरी DB के नाम से एक डेटाबेस बनाता हूँ, एक कलेक्शन बनाता हूँ हैरी कॉलेक्ट के नाम से। अब मैं क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करूँगा और ये मेरी यहाँ पर बन गई है। तो जो मैंने यहाँ पर अपने कॉम्पस से बनाई है डेटाबेस और कलेक्शन, क्या वो मेरी शो हो रही है मेरे MongoDB एटलस में या नहीं, ये मुझे देखना है। अगर हो रही है तो इट्स अ सक्सेस, और क्यों नहीं होगी यार, बिल्कुल होगी। कलेक्शंस पे मैं क्लिक करूँगा और जैसे मैं कलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सारे डेटाबेस और कलेक्शंस आ जाएंगे। आप लोग देखो हैरी DB के अंदर हैरी कॉलेक्ट आ गई है, जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आया है, मैंने अभी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं डाला है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, हैरी कॉलेक्ट पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, हैरी कॉलेक्ट पर, और मैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा और मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर इंसर्ट करूँगा और मैं यहाँ पर नेम हैरी लिख दूँगा और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और ये डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर रहा है नेम हैरी। तो ये चीज़ यहाँ पर भी आनी चाहिए। अगर मैं हैरी DB पे क्लिक करूँ, हैरी कॉलेक्ट पे क्लिक करूँ, देखो यहाँ पर नेम हैरी आ रहा है। तो एक तरह से क्या है कि मैं अपने क्लाउड डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका हूँ और मैं इस क्लाउड डेटाबेस पे यानी कि एटलस पे कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ अपने लोकल कंप्यूटर से। तो इस तरह से आप लोग जो है MongoDB एटलस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे कमांड्स और ये MongoDB का ट्यूटोरियल पसंद आया। आई होप दिस ट्यूटोरियल वाज हेल्पफुल। नाउ वेयर टू गो फ्रॉम हेयर, इसकी बात करना चाहूँगा कि यार आपने इतना MongoDB सीख लिया, अब आप आगे क्या करें। तो सिर्फ इतना MongoDB सीख कर आप MongoDB के चैंपियन नहीं बन सकते। आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि आप अब यहाँ से प्रैक्टिस करें। आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन से, एंगुलर एप्लीकेशन से, जहाँ से भी आप कनेक्ट कर रहे हैं Mongo को, आपको MongoDB से कनेक्ट करना सीखना है, थोड़ा बहुत काम करना है। आप डेफिनेटली काम करेंगे तो आपको इश्यूज़ आएंगे, उन इश्यूज़ को सॉल्व करना है और इसी तरह से आपकी लर्निंग होगी। तो यहाँ पर ये मैंने एक रिसोर्स क्रिएट करी है आप लोगों के लिए, जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। और यहाँ पर आप आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हो इन सारे कमांड्स को, और आप लोग को ये नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुरेद कर देखना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए आसान बना दी है। ये जो पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद इस्तेमाल करने वाला हूँ इसको, और कितना ईजी हो जाएगा यार यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना। टाइम ही बताएगा कितना हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, इस चैनल पर ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। कभी भी Mongo से रिलेटेड कुछ भी आता है तो मैं तो ये ब्लॉग खोलने वाला हूँ, ऑल MongoDB कमांड्स यू विल एवर नीड। मुझे कमांड्स लिखना चाहिए था तो मैं इसको एडिट कर दूंगा, तो आप खोलोगे तो आपको कमांड्स ही मिलेगा, चिंता मत करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया। अगर आप लोग को मज़ा आया तो मुझे ज़रूर बताओ यार नीचे कमेंट करके, और कोई भी आपके पास सजेशन हो आगे के ट्यूटोरियल्स के लिए वो भी मुझे कमेंट में बता दिया करो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।